ओबीसी हो, आप एससी हो, आप एसटी हो, ये आपको पता तो चले। सरकार यही नहीं बताना चाहती है कि आखिर आप हो क्या। ये तो देखो कि कोई रोज पनीर की सब्जी खा रहा है और कोई नमक भी नसीब नहीं ले रहा है। लड़ाई इसकी है। हमारे लोग उस जगह पे पहुंचेंगे तब हमारा घर चलेगा जिस जगह से नीति निर्माण होता है, नीति बनता है। जो भी 2014 से अभी तक सत्ता में आए 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप पहले जनगणना तो करवा लो भाई साहब। ये तो बताओ कि किस घर में कितने जात के किस लोग के पास मकान है। लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, वो भी वही खाता है जो हम खाते हैं। हमें नौकरी दो, हमें हमारी जनसंख्या बताओ और उस जनसंख्या के हिसाब से नीति निर्धारण करो। गुलामी किसी के कोरे मारने से नहीं आती है, गुलामी सोच से आती है। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है और आपके बारे में डिसीजन वो ले रहा है। कम से कम अपने घर में, आस पड़ोस में ये तो देखो कि कोई रोज पनीर की सब्जी खा रहा है और कोई नमक भी नसीब नहीं ले रहा है। लड़ाई इसकी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। आपके जिस हिसाब से आपके सोच है, समाज आपको उसी हिसाब से स्वीकार करेगा या तिरस्कार करेगा। मुझे वो दिन याद है जब मैं अमेरिका गया था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा, प्रोफेसर साहब क्यों इंडिया जा रहे हो, वहां कुछ है क्या? अमेरिका में रहो, ग्रीन कार्ड देता हूं, आराम से रहोगे, हमारे लिए रिसर्च करो, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। क्या रखा हुआ है अमेरिका में? अगर ये चिराग पासवान की तरह, नीतीश कुमार की तरह मैं भी सोच लेता तो आज हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन मैं तो अकेला अमेरिका में बैठा हूं। हमारे समाज के बच्चे इंडिया में घुट घुट कर जी रहे हैं। क्या वो मैसेज हमें अमेरिका में नहीं पहुंचता? पहुंचता या नहीं पहुंचता? आज कोई चीज किसी से छुपी हुई है क्या? नहीं छुपी हुई है। उस समय में बंद कमरे में अकेले में सो नहीं पाता, नींद नहीं आती कि अरे भाई, मैं तो यहां ऐशो आराम की जिंदगी अपना देश छोड़ करके आकर के ले रहा हूं। तो एक तरीके से मैं अमेरिका का गुलाम हो गया और अपना देश छोड़ दिया। तो हमारे देश में जो हमारे ही बच्चे हैं वो वहां किसी और के गुलाम हो गए। सोचना आपको है कि आप किस लेवल पे आप जाना चाहते हैं। गुलामी किसी के कोरे मारने से नहीं आती है, गुलामी सोच से आती है। गुलामगिरी को आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आपको समझ में आएगी। तो सारी बातों का एक ही उत्तर है कि आपका नाम क्या है वो आपको पता तो चले। आप ओबीसी हो, आप एससी हो, आप एसटी हो, ये आपको पता तो चले। सरकार यही नहीं बताना चाहती है कि आखिर आप हो क्या। तो जब आपका नाम ही नहीं आपको पता है, आपके नीति निर्धारण करने वालों को आपके बारे में ही पता नहीं है, तो वो क्या नीति बनाएंगे? वो बकवास बनाएंगे नीति, वो सिर्फ अपने लिए बनाएंगे। वो उसके लिए नीति बनाएंगे जो आधे घंटे स्टेज पे आकर के भाषण दे देगा और अपने घर में जाकर के सो जाएगा। हमारा घर उससे नहीं चलेगा। हमारे लोग
उस जगह पे पहुंचेंगे तब हमारा घर चलेगा जिस जगह से नीति निर्माण होता है, नीति बनता है। हमें बहुत तकलीफ होती है जब हम तो स्टेज पे चढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे ही समाज के हमारे ही बच्चे गांव से बाहर नहीं निकल पाते। गांव में उन्हें खुली हवा में सांस नहीं लेने दिया जाता, तो हम उनके लिए नीति बनाना चाहते हैं। हम उनके लिए उनके दुख और सुख में भागीदार होना चाहते हैं। तो हमें डेटा मिलेगा तभी तो हमें पता तो चले कि किस जाति में कितने मकान पक्के के हैं और कितने झुग्गियों के हैं, कौन किस जाति में रिक्शा चलाता है। क्यों? क्योंकि यह देश जातियों के हिसाब से बटा हुआ देश है। आप लोग सब मिलकर के उसको जातियों में विभाजन करके ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया कि जिसको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा वो ओबीसी एससी एसटी के समाज का नहीं होगा। कितना बड़ा अन्याय है। आपने कभी यह सोचा था कि आर्थिक पिछड़ापन क्या सवर्ण समाज में ही होता है? क्या आर्थिक पिछड़ापन ओबीसी एससी एसटी महिलाओं में नहीं होता है? हर एक जगह आर्थिक पिछड़ापन है। तो फिर ये नॉन एससी, नॉन एसटी, नॉन ओबीसी को क्यों दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को पास किया। आप कहोगे कि ये असंवैधानिक बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आवाज उठा रहे हैं। भगत सिंह को भी अगर ये सोच में आ जाता तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। फांसी पे चढ़ गया था। तो आप में से ही किसी को भगत सिंह बनना पड़ेगा, आप में से ही किसी को अंबेडकर बनना पड़ेगा, खुदीराम बोस बनना पड़ेगा, अशफाकुल्ला खान बनना पड़ेगा। मैं जगाने के लिए आप लोगों को बार बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आकर के वीडियो बनवा करके और समाज में भेज देता हूं कि अरे भाई जगो, अरे सोचो तुम्हारा हक क्या है। तुम्हारा हक ये है कि कम से कम जो मानवता का अधिकार है वो हर एक इंसान को मिलना चाहिए। सरकार गूंगी बहरी बैठी हुई है। जो भी 2014 से अभी तक सत्ता में आए 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप पहले जनगणना तो करवा लो भाई साहब। ये तो बताओ कि किस घर में कितने जात के किस लोग के पास मकान है। आपने सिर्फ क्या किया? कॉलम बना दिया अन्य। अन्य के अलावा उसमें कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं है। तो आप और हम में कैसे अंतर करोगे? अंतर इस तरीके से करोगे कि आपके बच्चे ओबीसी में हैं, किस जाति में कितनी नौकरी उनको मिल रही है। ये सरकार आपकी जातियों की नौकरी के लिए डेटा नहीं बना रही है। आपको मालूम होगा हमारे ओबीसी एससी एसटी को ही लड़वा दिया जाता है। ये बोलता है अरे वो यादव है, वो तुम्हें मारता है, वो तेरा खाता है, अरे वो कुशवाहा है, अरे वो चमार है, अरे वो कोहली है, अरे वो धोबी है, नाई है, वो खाता है। भाई हमें बता दो ना किसकी संख्या कितनी है और किसके घर में नौकरी है और किसके घर में नहीं है। तुम सरकार में हो, तुम्हारे पास जनगणना करने का समय है। तुम सरकार को बताओ, दुनिया को बताओ, तुम्हारे पास किस किस के घर में क्या बन रहा है। सारे डेटा है तुम्हारे पास। तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि हमें अपने देश के लिए नीति बनाना है या चंद उन लोगों के लिए बनाना है जो 5 स्टार होटलों में खाना खाते हैं। हमारे बच्चे पीएचडी करके प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, या सिर्फ चंद 2% लोगों के बच्चे बने? नहीं,
हमारे हर एक समाज के लोग बने। रिक्शा चलाने वाले का बच्चा क्यों नहीं बनेगा? एक कोई आईएएस में निकलता है, उसको पूरी मीडिया में दिखाता है और उसी 900 सीट में 550 सीट नॉन एससी और नॉन ओबीसी लेकर के जाता है। बाकी 400 सीट में 80% 85% जनसंख्या जो है उसको मौका मिलता है। और आप कहते हो कि इनकी संख्या जो है वो ज्यादा आ रही है। भाई साहब, पढ़े लिखे को क्या फारसी पढ़ाना है? आप लोग इस चीजों को मानो, आप लोग इन चीजों को समझो। आपके लिए जिस तरीके से नीति बनाई जा रही है वो नीति आपके खिलाफ बनाई जा रही है। बिहार के चुनाव में 10,000 रुपए दे करके आप लोग गुलाम बना लिया। उस 10,000 रुपए अगर आप नहीं लिए होते तो नीतीश कुमार वहां से सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ते। तो नीतीश कुमार तो ये सोचा कि हमें क्या है, हमें तो सीएम बनना है, जनता समझे। चिराग पासवान ने यही सोचा, मांझी ने यही सोचा, कुशवाहा ने यही सोचा। तो क्या अकेले तेजस्वी यादव मर जाए? उसने भी सोचा कि तुम लोग नहीं लड़ोगे तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। बेचारे को 25 सीट आया, अपने घर में बैठ गया। आज आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं भी अपने घर में बैठ जाऊंगा। तो सोचना आपको है, सोचना हर एक बिरादरी को है, सोचना कोली समाज को है। बहुत स्थिति भयावह होने जा रही है। किसी के घर में आमदनी का रास्ता नहीं है। आपकी जनसंख्या अगर जिस दिन दुरुस्त हो जाएगी, आप अपने लोगों को पहचानना शुरू कर दोगे, आप अपने लोगों को जानना शुरू कर दोगे और फिर आपको मालूम चलेगा कि हाँ, ये हमारे समाज के लोग हैं और इनको हमारे जैसा ही तकलीफ है। वो बताना ही नहीं चाहते कि किसके पास तकलीफ है और किसके पास तकलीफ नहीं है। लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, वो भी वही खाता है जो हम खाते हैं। हमें नौकरी दो, हमें हमारी जनसंख्या बताओ और उस जनसंख्या के हिसाब से नीति निर्धारण करो। इन सब चीजों को देखते हुए आप लोग आगे बढ़ो और आगे समझो। गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।